हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SV टेक्नोबाइट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 थी उसमें हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। आज हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जो कि ओम्स लॉ पे बेस्ड थी, मैं 2 मिनट के लिए रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार देखिए ओम्स लॉ क्या है। एक्चुअली ओम्स लॉ हम सबको पता है, ऑलरेडी पता है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज देना ही ओम्स लॉ है। बस क्या कि भाई मैं आपको कह दूं कि लो भाई हमारे पास ना एक वायर है, आपको एक वायर दे दिया और इस वायर के एंड्स पे हमने 2, 3, 4 अलग अलग सेल्स जोड़ जोड़ के देखे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार तो मान लिया जाए मैंने ये एक सेल जोड़ा है, छोटा सेल है कोई, मान लिया 1.5 वोल्ट का। इन दो एंड्स के बीच में मैंने एक 1.5 वोल्ट का सेल जोड़ा स्टूडेंट्स, और फिर देखा है एमीटर की हेल्प से कि इस वायर के अंदर से कितना करंट फ्लो करता है। ठीक है, फिर मैंने इसको हटा के एक बार 6 वोल्ट का सेल जोड़ के देखा, यहाँ पे 6 वोल्ट का सेल जोड़ा, फिर देखा कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। फिर मैंने 6 वोल्ट का सेल भी हटा दिया और यहाँ पे 12 वोल्ट का सेल जोड़ दिया। ठीक है, और फिर देखा कि इस वायर के अंदर से, इस तार के अंदर से कितना करंट फ्लो करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने नहीं बताया अभी तक, मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई आपके हिसाब से कौन से केस में ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा, 1.5 वोल्ट के सेल में या 6 वोल्ट के सेल में या 12 वोल्ट के सेल में? तो आप कहोगे कि सर 12 वोल्ट के सेल में करंट ज्यादा फ्लो कर रहा होगा। यानी कि आप कह रहे हो कि जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो डिपेंड करेगा वोल्टेज पे, कि अगर आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ज्यादा करंट आएगा, कम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो कम करंट। यानी कि 12 वोल्ट का सेल है यानी कि ज्यादा वोल्टेज है तो करंट ज्यादा है, और 1.5 वोल्ट का सेल था तो भाई कम वोल्टेज है तो करंट कम है। स्टूडेंट्स, ये जो है ना कि करंट किसी भी वायर के अंदर से जो करंट फ्लो करता है वो डिपेंड किस पे करता है? वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, ये आपने बताया हमें, और यही ओम्स लॉ कहता है। ओम्स लॉ हमें क्या कहता है कि मान लिया जाए कोई वायर है, इसमें से हम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके सिरों पे, एंड्स पे क्या करेंगे, वोल्टेज देंगे यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है। मतलब कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कम अप्लाई करोगे तो करंट भी कम आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई करोगे तो करंट भी ज्यादा आएगा। मतलब क्या है कि करंट जो है वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो ओम्स लॉ जो हमारा है ना, वो हमें क्या कहता है? ओम्स लॉ बहुत सिंपल सा है, सभी जानते हो आप कि ज्यादा वोल्टेज मतलब ज्यादा करंट, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ज्यादा करंट, कम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कम करंट। यही तो ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी वायर के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा कि हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या कहता है? करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, एक वायर के अंदर से जो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि भाई डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया है कि जो करंट फ्लो करता है ना, ठीक है, जो करंट फ्लो करता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस पे? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, यहां जो कांस्टेंट आता है स्टूडेंट्स वो है R,
और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, या सिंपली हम रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आज हमें पढ़ना है कि ये रेजिस्टेंस क्या है और इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कोई भी वायर क्यों ना हो, कोई भी मटेरियल क्यों ना हो, उसके अंदर से करंट के फ्लो का कुछ अपोज होता है। यानी कि मान लिया जाए ये कोई मटेरियल है, हम इसमें से करंट पास करते हैं, तो ये मटेरियल करंट के फ्लो का कुछ अपोज करता है। ठीक है, कोई मटेरियल तो ज्यादा अपोज करता है, वही वो नहीं चाहता कि करंट फ्लो करे, और कोई ज्यादा अपोज करता है। ठीक है, तो जितना भी वो अपोज करता है, जितना भी वो करंट के फ्लो का या चार्ज के फ्लो को रोकता है, उसका वो रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? कोई भी हमारे पास वायर है, मटेरियल है, वो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो का या करंट के फ्लो का जितना अपोज करेगा, जितना करंट को रोकेगा, उतना उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, ये बात ध्यान दे ले स्टूडेंट्स कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, किसी वायर का कम मिलेगा, किसी का ज्यादा मिलेगा। मतलब क्या है, कोई तो मटेरियल अपने अंदर से करंट को जाने से कम रोकता है, कम अपोज करता है, या यूं कह लीजिए कि इजीली फ्लो करने देना चाहता है, और कोई अपोज करता है ज्यादा, यानी कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज क्या है भाई? इट इज द अपोजिशन। अपोजिशन मतलब रोकना, विरोध करना। अपोजिशन ऑफ कोई भी मटेरियल है, या अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज, टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए वायर या कंडक्टर। कि कोई भी कंडक्टर है ना स्टूडेंट्स, कोई कंडक्टर है, वो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो का, करंट के फ्लो का जितना अपोजिशन करता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इट इज द अपोजिशन, विरोध है, टू फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो का क्या है? विरोध है, थ्रू ए कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है, अपने अंदर से करंट के फ्लो का या चार्ज के फ्लो का जितना अपोज करता है, जितना विरोध करता है, वो उसका क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। और अभी अभी हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V होता है RI, है ना स्टूडेंट्स? तो अगर V RI के बराबर है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए फिर R किसके बराबर हुआ? तो आप कहोगे जी R हुआ, I को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो R हो गया V/I। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और, अगर हम इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे, यूनिट, तो स्टूडेंट्स यूनिट होता है ओम, और इसको हम उल्टा घड़ा ऐसा कुछ सिंबल बनाते हैं। तो आप अगर ये कहोगे कि सर कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है अगर है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होता है? यानी कि अगर कोई वायर 1 ओम अपोज कर रहा है करंट के फ्लो का, तो कितना अपोज कर रहा है? वो कितना होगा 1 ओम? तो हम कहेंगे भाई हम 1 ओम को डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, मान लिया स्टूडेंट्स, ये एक हमें लेना है, ये एक कब होगा? जब ये 1 हो और ये भी 1 हो, क्योंकि आपको पता है 1/1 कितना होता है? 1। अब ये एक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या यूनिट होता है? वोल्ट। तो ये तो 1 वोल्ट हो सकता है, करंट 1 एम्पियर हो सकता है। ठीक है, तो फिर ये कितना होगा? 1 ओम। तो ध्यान से सुनो, कोई भी वायर है हमारे पास, कोई भी वायर है, उसका रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? जब उस वायर के एंड पे आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे उस वायर के अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि मान लिया जाए ये कोई बैटरी या सेल है 1 वोल्ट का। कितने वोल्ट का है? 1 वोल्ट का। अब हमने इसको जोड़ दिया है एक वायर के एंड से, ये तार है, यहां जोड़ दिया है। अब अगर मान लिया जाए यहां से जो करंट है ना, वो 1 एम्पियर फ्लो करे। ठीक है, मतलब ये कोई वायर है
जिसके एंड पे हमने क्या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे अगर इस वायर के अंदर से 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है तो फिर पक्का इस वायर का रेजिस्टेंस कितना मिलेगा 1 ओम। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि 1 ओम उस वायर का रेजिस्टेंस है, 1 ओम उस वायर का रेजिस्टेंस है जिसके एंड्स पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे 1 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो 1 वोल्ट को अगर हम 1 ओम को डिफाइन करें 1 ओम तो हम क्या कहेंगे इफ 1 एम्पियर करंट flows through a wire by applying a potential difference of 1 volt। देखो ध्यान से सुनो, if 1 एम्पियर करंट flows through a wire, अगर किसी वायर के अंदर से 1 एम्पीयर करंट फ्लो करता है, कब करता है बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब किसी वायर के एंड पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे करंट 1 एम्पीयर फ्लो करता है तो इट्स रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो उसका रेजिस्टेंस कितना मिलेगा 1 ओम मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई वायर है और उसको हम उसके एंड पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे अगर उसके अंदर से 1 एम्पीयर करंट फ्लो करता है तो फिर पक्का उस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम मिलेगा। अब रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी वायर का, जैसा कि मैंने बताया कि कोई तो कम अपोज करता है, कोई ज्यादा अपोज करता है, तो जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो किन किन बातों पे डिपेंड करता होगा, फैक्टर्स क्या है। जैसे कि भाई हम देखते हैं कोई वायर है, लंबा है, छोटा है, मोटाई ज्यादा है, किसी की मोटाई कम है, या फिर कोई अलग अलग नेचर के मटेरियल्स हैं, उनके अलग अलग रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो क्यों होते हैं हम वो पढ़ेंगे, और जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हम वो भी पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर हैं जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, जिनका प्रभाव पड़ता है अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर और ऑफ कंडक्टर। स्टूडेंट्स, जहां तक मुझे ध्यान है आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डिपेंड करता है नंबर 1 तो किस पे, ये डिपेंड करने का साइन है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 एक तो वायर की लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मतलब कि अगर लेंथ ज्यादा होगी, वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं कह दूं कि लो जी ये कोई वायर है, मान लिया आयरन का है या कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है, मैं कह दूं कि इसका 1 मीटर जो लॉन्ग वायर है वो 10 ओम अपोज करता है, यानी कि 10 ओम उसका रेजिस्टेंस। किसी वायर के 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है। तो नेचुरल सी बात है, अगर मैंने 5 मीटर लिया होता तो 5 मीटर में क्या होता, अगला 1 मीटर भी फिर कितना करता, अगला 1 मीटर भी 10 ओम करता, अगला 1 मीटर भी क्या करता 10 ओम करता, अगला 1 मीटर भी 10 ओम करता, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 मीटर 10 ओम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है तो 5 मीटर 50 ओम हो जाता है ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हम यहां लिख सकते थे डायरेक्टली
proportional to length of the conductor, directly proportional to length of conductor। दूसरा जो फैक्टर है स्टूडेंट्स मोटाई। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास आप डेली लाइफ में घर में भी देखते होंगे कि जितना थिक वायर होगा, थिक मोटाई ज्यादा होगी, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। वायर अगर थिक है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, उसमें करंट आसानी से फ्लो करता है। लेकिन अगर वायर थिन है, पतला है, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है ना वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। चलो ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, या R इज इक्वल टू, जब आप प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो क्या लगाते हो, एक कांस्टेंट, या कांस्टेंट आते स्टूडेंट्स रो। बताएंगे ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वो बोलते हैं इसको रजिस्टिविटी, या इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप कहोगे कि सर ये है क्या, ये होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब तो अब जो रेजिस्टेंस है वो तीन चीजों पे डिपेंड करने लग गया, इस पे और इस पे। हाँ, ये जो चीज है इसको हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, मटेरियल के नेचर पे। मतलब क्या है कि भाई अगर कॉपर है और सिल्वर है तो उनका तो अपोज कम होता है ना, उनका नेचर अलग है, मतलब उनमें आसानी से करंट फ्लो करता है। और अगर और कोई मटेरियल है जो हमारे जैसे कि इंसुलेटर्स हैं, उनमें करंट का अपोज बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो डिपेंड करेगा उनके नेचर पे कि मटेरियल कैसा है। कई अलग अलग मटेरियल्स हैं, कोई तो कम अपोज करता है, कोई ज्यादा अपोज करता है। मतलब रेजिस्टेंस जो है ना वो नेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यूं मान लो ये मटेरियल का नेचर है फिलहाल के लिए, हालांकि हम इसको डिफाइन करेंगे। तो जो इसका तीसरा पॉइंट है ना कि रेजिस्टेंस तीसरी किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो है नेचर ऑफ मटेरियल, या नेचर ऑफ कंडक्टर। मतलब स्टूडेंट्स बहुत नॉर्मल सी बात है, आप अपने घर में जो वायर यूज करते हो वो कौन से वायर यूज करते हो, कॉपर या एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि उनका अपोज कम होता है, उनका रेजिस्टेंस कम होता है, वो उनमें करंट आसानी से फ्लो करता है। उनकी बजाय हमने आयरन क्यों नहीं ले लिया, उनकी बजाय हमने गोल्ड क्यों नहीं ले लिया। चलो गोल्ड तो महंगा है, और भी तो मटेरियल है ना हमारे पास, जिंक है और सारे मटेरियल हैं, तो उनका हम यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि स्टूडेंट्स उनका अपोज ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है, और अलग अलग मटेरियल है मतलब उनका नेचर अलग अलग है। तो तीसरा वेक्टर है नेचर पे। तो रेजिस्टेंस तीन चीजों पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल। ये है स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस। अब बात आती है कि ये रेजिस्टिविटी क्या है और वो रेजिस्टेंस से कैसे डिफरेंट है। यहां एक बात बहुत क्लियर समझने की है स्टूडेंट्स, बहुत से सारे स्टूडेंट्स को ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस कितना है और सिमिलरिटी क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं ये जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है। देखिए अगली ही हमारी जो डेफिनेशन है वो रेजिस्टिविटी की है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी या इसी को हम बोल देंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बस इतना ही फर्क है जितना कि किसी चीज के भाव में और टोटल रुपीज में। आपको भी सर समझ नहीं आया, मैं कहूंगा कि सुनो। मान लिया हम फ्रूट्स की
दुकान पे चले गए और हमने पूछा भाई पहले तो ये देखो आप, फ्रूट्स जो अलग अलग है ना, अलग अलग फ्रूट्स हैं तो उनके रेट भी अलग अलग है। तो क्योंकि भाई मैंगो है उसका अलग रेट है, क्योंकि वो एक अलग तरह का फ्रूट है, बनाना है वो अलग तरह का है, ऑरेंज है वो अलग तरह का है, ठीक है ना, इनके अलग अलग नेचर है। तो जैसे ये अलग अलग है ना, इनके टेस्ट भी अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, तो इनके रेट भी अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही रजिस्टिविटी क्या होती है, पहले रजिस्टिविटी को सुनिए आप। रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन उस वायर की, यहां से देखो आप, यहां से देखो, अगर मैं लेंथ 1 ले लूं, अगर मैं एरिया भी 1 ले लूं, तो फिर रजिस्टिविटी भाई 1/1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो क्या हो गया, अगर लेंथ भी 1 ले लूं, यानी कि एक वायर लूं जिसकी लेंथ 1 हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 हो, तो रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के बराबर आ जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी जो है उस वायर का रेजिस्टेंस है, क्योंकि रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर है। रजिस्टिविटी उस वायर का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी कि यूनिट लेंथ हो, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर इनको अच्छे से समझाता हूं। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस, यानी कि है तो ये रेजिस्टेंस ही, रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर हैविंग यूनिट लेंथ, यानी कि उस वायर का रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट लेंथ है एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के बराबर होता है, लेकिन क्या मतलब रेजिस्टिविटी उस वायर के रेजिस्टेंस के बराबर है जिसकी लेंथ भी 1 हो और एरिया भी 1 हो। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, resistivity is equal to resistance of that wire having unit length and unit area of cross section। अब आ जाती है बात कि आप बस इस बात को ध्यान रखना कि 1 मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है ना वो रेजिस्टिविटी है, 1 मीटर वायर का, ठीक है। अब मान लिया जाए हमारे पास, मैंने कहा था कि लो जी एक मटेरियल है, उसका 1 मीटर ले लिया मैंने, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है। अब इसका जो रेजिस्टेंस मान लिया 10 ओम है, तो मैं कहूंगा कि इसकी रेजिस्टिविटी 10 है, यानी कि 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस जितना भी है वो रेजिस्टिविटी है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप 2 मीटर लॉन्ग लोगे, 2 मीटर लोगे, तो फिर भाई 2 मीटर का तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 ओम, तो रेजिस्टेंस तो बढ़ गया। अगर 3 मीटर लेते तो रेजिस्टेंस 30 ओम हो जाता, तो रेजिस्टेंस तो और बढ़ गया। 4 मीटर लेते तो रेजिस्टेंस तो वही 40 ओम हो जाता। मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है कि 1 मीटर का कितना था, 1 मीटर का तो 10 ही है, तो 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस है ना वो तो 10 ही रहना है। आप 5 मीटर ले लोगे, 5 मीटर वायर का रेजिस्टेंस 50 हो जाएगा, लेकिन 1 मीटर का तो 10 ही है ना, इसलिए रेजिस्टिविटी जो होती है स्टूडेंट्स वो चेंज नहीं होती है, रेजिस्टेंस चेंज होता जाता है। मतलब कुछ यूं मान लो कि जैसे मैं फ्रूट्स का जिक्र किया था कि आपने कहा भाई मैंगो क्या भाव है, मैंगो का क्या रेट है, ठीक है, उसने कहा कि 60 रुपए पर केजी, यानी कि 1 किलोग्राम की 60 रुपए, 1 किलोग्राम के, ऐसे यहाँ 1 मीटर का रेजिस्टेंस है, तो 1 किलोग्राम के 60 रुपए, वो तो हो गया रेजिस्टिविटी, यानी कि 1 का जो भाव है। अब आपने अगर 5 किलोग्राम लेने हैं स्टूडेंट्स, 1 किलोग्राम के 60 रुपए हैं, ठीक है, आपने कहा 5 किलोग्राम लेने हैं तो कहेगा 300 रुपए दे दो, 300 रुपए। हालांकि आप 300 में तो नहीं मानोगे, आप कहोगे 5 ले रहे हैं तो कुछ तो घटाओ, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये कि रेजिस्टिविटी भाव तो वही होगा ना। घर आके आप ये थोड़ी लिखोगे कि 300 के भाव ले आए, भाव तो यही बताओगे ना 60 का भाव था, हाँ 5 किलो के 300 लगे, है ना, भाव तो 60 ही रहा ना। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी नहीं बदलती, वो तो 1 की है,
ठीक है। अब जितना ज्यादा लोगे वो रेजिस्टेंस है। तो मतलब आप ये मानो कि रेजिस्टिविटी है क्या, भाव यानी कि रेट, और रेजिस्टेंस है जो आप टोटल रुपए देखे आओगे। तो अगर मान लिया जाए मैंगो का भाव है 60 रुपए पर केजी, 1 किलोग्राम के 60 रुपए, तो आप 2 किलोग्राम लोगे तो अगले 1 किलोग्राम के भी तो 60 ही है, तीसरा 1 किलोग्राम के भी तो 60 ही है, चौथे 1 किलोग्राम के भी तो 60 है, मतलब 1 किलोग्राम के भी 60 है, टोटल मिला के 300 हो गए, है ना। लेकिन 1-1 किलोग्राम के तो 60 ही है ना। तो स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, और ये नेचर पे डिपेंड करती है, नेचर पे। यानी कि कॉपर के 1 मीटर का रेजिस्टेंस अलग है और सिल्वर के 1 मीटर का रेजिस्टेंस अलग है, ठीक है। जैसे कि आम है उसके 1 किलो का भाव अलग है और अमरूद के 1 किलो का भाव अलग है, क्योंकि इनका तो अलग अलग नेचर है ना। तो जैसे अलग अलग नेचर है इसलिए उनका 1-1 किलो का भाव अलग अलग है, ऐसे ही हमारे पास 1-1 मीटर का रेजिस्टेंस अलग अलग है, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब आप ज्यादा लोगे तो वो रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस। अब आपने पढ़ा है कि R होता है रो L/A, जहां पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अगर आप रेजिस्टिविटी जो रो है इसके यूनिट के बारे में पढ़ोगे तो ये आ गया R, इसको दूसरी साइड ले जाइए A/L। तो यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, ठीक है। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी का यूनिट आ गया ओम मीटर। क्या यूनिट हो गया, ओम मीटर, ठीक है। ओके, ये क्या है, हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। अब मैं एक आध क्वेश्चन जो है रेजिस्टेंस पे कंसेप्चुअल टाइप का पूछ लेते हैं, वो आपको करवा लेता हूं। और वैसे तो रेजिस्टेंस पे जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, जब हम सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो बड़े टिपिकल जो है नेटवर्क के क्वेश्चंस होंगे, वो उनके लिए हम आपको अलग से ट्रिक बताएंगे, बड़ी सिंपल ट्रिक होगी, बहुत आसानी से करोगे। ये फिलहाल हमारे पास क्या है कि भाई हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा है कि R होता है रो L/A, रो L/A। तो यहां से देखिए, अगर आपसे कहते क्वेश्चन है, इफ ए वायर, कोई वायर है, इज स्ट्रेच्ड, कोई वायर जिसको हमने स्ट्रेच किया है, टू डबल इट्स लेंथ, टू डबल इट्स लेंथ। एक वायर है उसको हमने इतना खींचा कि उसकी लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। तो फिर क्या कहता है, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। कि आपको कहा कि फिर वायर का न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर का जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, L/A, रो L/A, जहां पे रो होता है उसका नेचर, ठीक है। ओके, ये था पहले, मान लो पहले था हमारे पास रेजिस्टेंस रो L/A। अब हमने क्या किया है कि लेंथ डबल कर दी, स्ट्रेच करके, खींच के, यानी कि वायर को आपने खींचा है, यूं नहीं कि आपने डबल लेंथ का वायर ले लिया, नहीं, आपने उसी वायर को खींच के डबल कर दिया। तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम वो एरिया इनटू लेंथ होता है। अब अगर आप लेंथ को खींचोगे, लेंथ बढ़ेगी तो एरिया घटेगा, मोटाई घटेगी, थिकनेस घटेगी। मतलब क्या है कि वॉल्यूम जो पहले था बाद में भी उतना ही रहना है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो पहले था मान लिया A/L था, और बाद में एरिया A' हो गया, लेंथ L' हो गई। तो वॉल्यूम जो है, अब ये था पहले का वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, और ये है अब का वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। मान लिया जो न्यू एरिया है वो A' है, न्यू लेंथ है वो L' है, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, मटेरियल तो वही है, बस आपने पहले उसकी थिकनेस ज्यादा थी, मोटाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी। अब क्या हो गया,
लंबाई ज्यादा हो गई, मोटाई कम हो गई, वॉल्यूम उतना का उतना है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से कहूं कि बताइए यहां से अगर हम बात करेंगे तो A इंटू एल, ठीक है, हमें क्या क्या कहा गया है कि लेंथ तो डबल हुई है। ओके, लेंथ डबल हुई है, तो यहां से मैं कहूं कि न्यू एरिया क्या होगा, न्यू एरिया, तो आप क्या कहते हैं न्यू एरिया क्या है, A इंटू एल डिवाइडेड बाई एल डैश, यही है ना न्यू एरिया। तो न्यू एरिया क्या हुआ, A एल और एल डैश यानी कि न्यू लेंथ, हमने कितनी लेंथ की है, हमने खींच के लेंथ डबल कर दी है। तो अगर लेंथ डबल कर दी है तो 2l हो गया, लेंथ अब 2l हो गई है, पहले से पहले l थी तो 2l हो गई है, यानी कि नया एरिया क्या हो गया है a/2। मतलब ये है कि अगर आपने लेंथ दुगनी कर दी तो एरिया आधा हो गया, क्योंकि वॉल्यूम उतना ही रहना है, क्योंकि वॉल्यूम उतना ही रहना है। तो अगर आपने लेंथ डबल कर दी तो एरिया आधा हो गया। तो बहुत सिंपल सी बात है, मटेरियल तो उतना ही लगा है, तो अगर लेंथ बढ़ाओगे तो इसकी मोटाई जो है ना वो कम हो जाएगी। तो लेंथ डबल कर दी, 2l हो गई लेंथ, यानी कि जो l डैश है ना स्टूडेंट्स वो अब 2l हो गई है, पहले से दोगुनी हो गई है, तो एरिया जो है वो पहले से आधा हो गया है। ठीक है, तो अब हमसे कहता है कि न्यू रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस कितना होगा। तो स्टूडेंट्स देयरफॉर R डैश यानी कि न्यू रेजिस्टेंस, अब का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा R यानी कि रो L डैश बाई A डैश, L डैश न्यू लेंथ, A डैश न्यू एरिया। आप कहोगे कि सर रो डैश भी लिखो, ये रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई क्या, मैं कहूंगा कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती, आपको बताया ये तो भाई लोहा था, लोहे को खींच लिया हमने, लंबा कर दिया, लोहे को खींचने से वो सोना बन गया क्या, क्या रहा, लोहा ही रहा ना, नेचर तो वही रहा ना उसका। तो रेजिस्टिविटी तो नेचर पे डिपेंड करती है। मतलब आम है उसको आधा काट लिया हमने, तो जो आधे पार्ट है वो क्या हो गया, अनार बन गए, क्या रहेंगे वो, आम ही रहेंगे ना, यानी कि नेचर वो का वो रहता है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। आपने लंबाई छोटी कर ली या लंबाई बड़ी कर ली, एरिया बढ़ा दिया घटा दिया, मटेरियल वही है। ठीक है, तो अगर मटेरियल वही है तो रेजिस्टिविटी वही है स्टूडेंट्स। तो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश की जगह यानी कि न्यू लेंथ कितनी है 2l, और न्यू एरिया कितना है, लेंथ डबल हुई तो एरिया आधा हो गया a/2। तो ये आ गया स्टूडेंट्स, इट इंप्लाइज R डैश इज इक्वल टू रो 2l/a, और ये 2 पलट के ऊपर, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, 2 इंटू 2 4, और क्या है यहाँ पे रो और L और A। ठीक है, ये क्या है रो L/A, ये जो पहले वाला रेजिस्टेंस है, यानी कि R डैश इज इक्वल टू 4R, यानी कि अब जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम हो गया, यानी कि 4 गुना हो गया है। तो ध्यान दे स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अगर किसी वायर को खींच के उसकी लेंथ डबल कर दें, लेंथ डबल करेंगे तो एरिया आधा हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें, क्योंकि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और एरिया घटने से, एरिया बढ़ने से तो घटता, लेकिन यहाँ एरिया घटा है। ठीक है, तो लेंथ डबल हुई थी, एरिया आधा हुआ था, तो रेजिस्टेंस पहले से 4 टाइम हो गया, यानी कि 4 पहले रेजिस्टेंस जितना भी था उससे 4 गुना रेजिस्टेंस अब हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, वो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में होगा, एक कलर कोड है और एक टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी है। आगे जो हम रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके उन पे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो बड़े बड़े नेटवर्क के हैं, टिपिकल से हैं, जिसमें आपको पता नहीं लगेगा कि सीरीज में कौन से हैं, पैरेलल में कौन से हैं। हम आपको उनको सोल्व करने के लिए बड़ी स्मॉल ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए आप वीडियोस को, तब तक आप इनको कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।